नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात मध्य मार्गी मनमोहन की। देश का एक अनमोल रत्न चला गया, एक ऐसा हीरा जिसकी चमक को भले ही लोग नहीं देख पाए हों, लेकिन उसने दुनिया में अपने भारत चमक को और चमकदार कर दिया। चाहे वो आर्थिक सुधार हो या समावेशी विकास की योजनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा देश में मानवता के कल्याण के लिए अपने द्वारा किए गए कामों के लिए याद किए जाएंगे। स्वदेश न्यूज परिवार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज स्वदेश एजेंडा में हम याद करेंगे अपने फैसलों से भारत ही नहीं दुनिया को मोहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक और भारत को विकास के पथ पर दौड़ाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनका 92 वर्ष की उम्र में गुरुवार रात को निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में तिरंगा झंडा आधा झुका रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और कैबिनेट के मंत्रियों ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत देश के अन्य गणमान्य लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। पीएम मोदी ने उनके निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि तब के अविभाजित भारत यानी अब के पाकिस्तान के चकवाल के गांव में जन्मा बच्चा, जिसे अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने का शौक था, वो एक दिन भारत आकर प्रधानमंत्री बनेगा और भारत की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। सरल, सौम्य और ईमानदार स्वभाव के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। ये कहानी है 1991 की, जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय की बागडोर संभालते थे। तब देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हालात ये थे कि सरकार के पास जरूरी सामान आयात के लिए भुगतान की केवल 2 हफ्ते की विदेशी मुद्रा बची थी। ऐसे विकट संकट में डॉक्टर सिंह ने केंद्रीय बजट के माध्यम से देश में नए आर्थिक युग की शुरुआत की। ये भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें लाइसेंस राज का खात्मा कर निजीकरण लाए और कई क्षेत्रों को निजी एवं विदेशी कंपनियों के लिए खोलने जैसे बड़े कदम उठाए गए थे। उसके बाद 2007 में उनके कार्यकाल में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9% तक पहुंची और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। उनके काल में ही रेलवे में
भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम ही है। उनका नहीं रहे, बहुत तकलीफ हुआ हमको, काफ़ी तकलीफ हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान। वो एक भारत का एक पहला वजीर आजम था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और ख़ासतौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, आर्थिक सलाहकार समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। फिर 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। कुल मिलाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर बड़ा ही मनमोहक रहा। समाजवेशी विकास के पैरोकार डॉक्टर सिंह का कार्यकाल जनता से जुड़ी बड़ी योजनाओं के लिए याद किया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में मनरेगा जैसी योजना शुरू की, जो गांव-गांव के गरीब को 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है, जिसने देश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल दी। उन्होंने देश की जनता के हाथों में पारदर्शिता की ताकत दी, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम दिया। यह कानून आम जनता के लिए एक ऐसा हथियार साबित हुआ जिसने पारदर्शिता और जवाबदेही की नई इबारत लिखी। मनमोहन सिंह जी ने राइट टू एजुकेशन लाए, यानी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। उन्होंने कहा था, शिक्षा सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि हर बच्चे का हक है। इस कानून के तहत 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। ये मनमोहन सरकार ही थी जिसने हर थाली में भोजन की गारंटी दी, यानी राइट टू फूड एक्ट कानून लाए। इस कानून के तहत गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अन्य ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनमें वैश्वीकरण और उदारीकरण, अमेरिका से न्यूक्लियर डील, पहचान का अधिकार दिया, भूमि अधिग्रहण कानून लाए। उनकी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। मनमोहन सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी स्कीम लेकर आई। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम भी मनमोहन सरकार ही लाई। राजनेता से ज्यादा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है। मनमोहन सिंह एक ऐसे बुजुर्ग सिख नेता हैं जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं है। ऐसे नेता से सोनिया गांधी को अपने 40 वर्षीय बेटे के लिए कोई सियासी खतरा नहीं दिखा। हमेशा नीली पगड़ी पहनने और मारुति 800 से चलने वाले मनमोहन सिंह को हमेशा नीली पगड़ी और मारुति 800 से चलने वाले मनमोहन सिंह को भले ही रिमोट कंट्रोल से चलने वाला पीएम कहा गया हो, लेकिन उन्होंने कई साहसिक फैसले भी लिए और सोनिया गांधी की सुनी नहीं। जैसे अमेरिका से परमाणु डील, मोन्टेक सिंह आलूवालिया की नियुक्ति। उस दौरान गठबंधन सरकार होने के कारण उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उनकी सरकार पर 2G, कोयले घोटाले जैसे आरोप भी लगे, लेकिन उनकी स्वच्छ और ईमानदार छवि के कारण वे हमेशा राजनीति के क्षितिज पर बेदाग होकर चमके। देश उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा नमन करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। मध्यमार्गी मनमोहन, मुझे लगता है एक शब्द में उनके बारे में सब कुछ बयां हो जाता है। किसी परिचय का मोहताज नहीं, एक सच्ची श्रद्धांजलि हम सब, पूरा स्वदेश न्यूज परिवार उनको अर्पित करता है। जाहिर तौर पर जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने जिया है, शायद कभी सोचा नहीं होगा कि कैसे इन चीजों को ले जाएंगे। एक लाइन में एक बात कहूं कि आज तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जो चाहत, जो सपना और तमाम चीजें भारत के लिए है, मुझे लगता है ये वो नाम है जिसने आर्थिक रूप से इस अर्थव्यवस्था को इस
तरफ ले जाने के लिए, एक मोड़ देने के लिए, और आने वाले समय में जब एक नाम हम वहां पर कमाएंगे, एक इकोनॉमी में एक अच्छे स्तर पर जाने के लिए मनमोहन सिंह का नाम हमेशा और उनका जो योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा। इसमें कोई दो राह नहीं है कि उनके योगदान के बिना इस अर्थव्यवस्था पर आगे नहीं बढ़ रहा होता भारत। चलिए, और आज क्योंकि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एजेंडा में भी हम उनके ही तमाम कार्यकाल पर उन पर एक चर्चा पर हम शामिल हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद वत्स। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पिंकी जी आपसे करूंगी, और चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं और मुझे लगता है एक सच्ची श्रद्धांजलि आपके साथ इस चर्चा को मैं शुरू करूंगी, क्योंकि अर्थशास्त्र के मामले में, इकोनॉमी के मामले में और इस अर्थव्यवस्था में जहां भारत आज है और जिस चाहत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मनमोहन सिंह का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। सबसे पहले आपकी आज प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जब से उनके बारे में ये सुना कि वे बीमार हैं और वे नहीं रहे हैं, तो तब से मन में एक इच्छा थी कि उनको एक ट्रिब्यूट में दूं, उनके बारे में चंद शब्द में कहूं, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से जब जब अर्थव्यवस्था की बात हुई है और देश की प्रगति की और देश की ग्रोथ की, तरक्की की बात हुई है, तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला इंसान आता है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय एक इतना मजबूत कदम उठाया जबकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो बहुत ज्यादा रिस्की भी था। क्योंकि मैं कई बार अपने विद्यार्थियों से जब मैं बात करती हूँ तब इस बात को मैं बोलती भी हूँ कि हम बड़े ब्लेस्ड लोग हैं जिन्होंने भारत की तरक्की को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देखा है। मतलब हम कहाँ से हमने शुरू किया, 1991 के पहले हमारी स्थिति क्या थी एंड 1991 के बाद हमारे देश ने किस तरह से तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको मैंने देखा है। तो एलपीजी पॉलिसीज लेकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्की वेंचर था। मुझे तब भी याद है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत विरोध उसका करती थी कि अगर हम डायरेक्ट एफडीआई को ले आएंगे या हमने अपने दरवाजे खोल दिए तो हम वापस से अंग्रेजों के जैसे गुलामी पहले किया करते थे वैसी ही गुलामी की स्थिति में देश वापस से आ जाएगा। लेकिन आज जितनी भी तरक्की हुई है, मैं तो पूरा बता रही हूँ आपको कि मैंने तो पूरे 20-25 साल जो उन्होंने 1991 के बाद उन्होंने जो काम किया था वो सारा का सारा मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूरा बदलाव देखा है। तो लिबरलाइजेशन करके उन्होंने जो एक जकड़ा हुआ था हमारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जो जकड़ा हुआ था, बहुत सारे लाइसेंसेस में हम जब फंसे हुए थे, मुझे याद आता है कि एक बार किसी बड़े व्यापारी ने ये शिकायत राजीव गांधी जी को की थी उस टाइम पे जब वे प्रधानमंत्री थे कि हमारे यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए हमें 5 साल लग जाते हैं, और उनको एक बहुत बड़ा अधिग्रहण करना था इंडिया से बाहर, लेकिन वो 5 साल जब तक यहाँ पे सारी हमको परमिशंस मिलती उतने देर में वो किसी और कंट्री को वो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट था वो मिल गया और हम यहाँ पर हाथ फैलाए खड़े रहे क्योंकि हमारे यहाँ से हमें परमिशंस नहीं मिल रही थी। तो लिबरलाइजेशन करके एक सिंगल विंडो हमारे, जब मैं पढ़ती थी तो ये बोला जाता था सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला कंसेप्ट हमें दिया, और वो भी हमें मनमोहन सिंह जी ने दिया। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन जब आया तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते खुले, और आज मैं आपको बताऊं, मैं अभी जस्ट मेरी मदर एडमिट है हॉस्पिटल में, तो मैं आ रही हूं एंड आप बिलीव नहीं करेंगे हमारी कंट्री के अंदर इतने हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड 5-स्टार फैसिलिटीज टू दी पेशेंट्स एंड उनके घर वालों के लिए, और वो भी इंदौर जैसी जगह में, है ना। मैं बहुत ज्यादा एकदम ऐसी सिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बेंगलुरु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिल्ली की या मुंबई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं Tier 2 सिटी की बात कर रही हूँ। एंड वी आर हैविंग गुड हॉस्पिटल्स इन आवर सिटी, एंड इसका भी श्रेय मैं दूंगी कि ये एफडीआई के कारण हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के कारण हुआ। जब हमने एफडीआई के लिए रास्ता खोला, जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया, तो पूरी दुनिया ने हमारे देश में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन सबको देखा। उन्होंने देखा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा पॉपुलेशन है जिससे वो कमा सकते हैं। फिर उन्हें ये समझ आया कि हमारे पास सस्ता लेबर है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं,
है ना, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, और उस पूरे रिसोर्स को जब उन्होंने देखा, वी आर सो क्वालिफाइड, वी आर सो टैलेंटेड पीपल, तो पूरा एफडीआई हमारी कंट्री में डाइवर्ट हुआ। वो कहीं और भी अगर बिजनेस ले जा रहे थे तो उन्होंने इंडिया को चुना, इंडिया को प्रेफरेंस दिया। एंड सो मेनी इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर, बैंकिंग सेक्टर में आप देखिए एक से एक अच्छा बैंक हमारे यहाँ पर मौजूद है, और तो और जो मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर रही थी, तो आज हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीजें, अच्छा ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी को बूस्ट करती हैं, आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, तो ये सब तो दिख ही रहा है हमको। उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन का बहुत विरोध होता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन भी कोई बुरा फैसला नहीं हुआ। एक एश्योरेंस होता था पहले लोगों को कि हमारी गवर्नमेंट जॉब है तो हम बड़े आराम से भले काम करें या ना करें, हम आराम से हमें पैसा मिलेगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के कारण ये हुआ कि जितनी भी सेकेंड इंडस्ट्रीज थी जिनको गवर्नमेंट रन कर रही थी, उनके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी आई। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो बड़ी कंपनीज ने उसकी तरफ देखा, उन्होंने पैसा लगाया, वहां पर अच्छी टेक्नोलॉजी आई, वहां पे एक से एक अच्छे काम करने वाले टैलेंटेड लोग आए, और उन सारे इंडस्ट्रीज को जो कि स्टिक होती चली जा रही थी, आज देखिए हर इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो मैं तो हमेशा अपने आप को मतलब आभारी ही मानूंगी, और मैं पूरे देश को भी मनमोहन सिंह जी का आभारी मानने की दरख्वास्त करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बीज तो उन्होंने ही बोया है। अब आप जितने भी रिफॉर्म्स ले आइए, आप जितना भी डेवलपमेंट करिए, आप कितना भी ऊपर बढ़ जाइए, खैर उनका भी सपना यही था कि आप आगे बढ़ें, तो कितना भी आप ऊपर बढ़ जाइए, वो जो बीज उन्होंने बोया है उसके फल हम सदियों सदियों तक अनवरत लेते रहेंगे। आज हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी फिलहाल $1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सितंबर 2024 में, और 2047 तक इसको हम $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की स्थिति में होंगे। और यकीन मानिए कि ये सारी जो शुरुआत हुई है वो उसी व्यक्ति के सपने से शुरू हुई है। और मतलब सीरियसली एक इतने बड़े देश के लिए जिसमें बहुत सारी अशिक्षा थी, बहुत सारा मतलब पॉलिटिकल एक डिस्टर्बेंस था, और सिर्फ 2 हफ्ते का हमारे पास जब इंपोर्ट करने की हमारे पास करेंसी बची थी, उस टाइम पे एक व्यक्ति इतना बड़ा डिसीजन लेता है, इतने विरोधों के बाद वो डिसीजन लेता है। एंड सच में ईश्वर की कोई बड़ी इच्छा थी कि वो ऐसा डिसीजन लेते, और आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए। राखी जी, ठीक है, वापस आऊंगी जी। खेमचंद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? खेमचंद जी, मुझे लगता है म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ। खेमचंद जी, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपको एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूं मैं। तब तक प्रबल जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूं, बोले। नमस्कार। नमस्ते प्रबल जी, मुझे ऐसा लगता है आज की जो चर्चा है मनमोहन सिंह, बहुत सारी बातें पिंकी जी ने कह दी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन एक बात तो है जो उसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। एक बीज जिसने बोया उसी का फल हमें मिल रहा है, और अनवरत आने वाले समय तक मिलता रहेगा, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो आज इस चर्चा की शुरुआत में मैं सबसे पहले छोटी छोटी सी आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया से शुरू करूंगी। कांग्रेस के लिए तो मुझे लगता है कई आरोप भी आप लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे विकास को भी आपने देखा है, इकोनॉमी में भी वृद्धि देखी है, बहुत सारे अधिनियम वो लाए अपने समय पे, वो तमाम चीजों को देखा गया। मुझे लगता है एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाते हुए आज इस जगह पे भारत को पहुंचाया है। देखिए, ये बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि ये देश के लिए पूर्ण रूप से क्षति ही नहीं है। हमारे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्रियों को कैसे एक्ट करना चाहिए, वो प्रधानमंत्रियों के एक्ट को भी उन्होंने प्रदर्शित किया। 117 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी अपने प्रधानमंत्री काल, और एक एक जर्नलिस्ट का यानी पत्रकारों का सवाल लेते जो आज पॉसिबल नहीं। उन्होंने अपने साथ जो जितने भी अधिनियम बनाए, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे वो राइट टू फूड का हो, भोजन का अधिकार हो, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे वो आरटीआई हो,
ये इतने प्रमुख मुद्दे मतलब चीजें थी जो देश की जनता को उन्होंने दिया। इसके साथ साथ उन्होंने जब विश्व भर में आर्थिक मंदी थी, उन्होंने देश से आर्थिक मंदी को निकालने का काम किया। उन्होंने आर्थिक मंदी आने नहीं दी। 2008 में जिस तरीके से उन्होंने 6 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को लागू करवाया, उससे क्या हुआ कि हमारे देश में जहां विश्व में रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ये तीनों गिर रहे थे। लेमन ब्रदर्स नाम का बैंक दिवालिया हो गया था। अमेरिका और यूरोप और जापान और सियोल में कारें खड़ी कर दी गई, घर खड़े कर दिए, घर की चाबियां दे दी गई कि हम लोन वापस नहीं करेंगे। उस समय भारत का ग्रोथ रेट 9% के करीब पहुंच गया। उसमें तीनों में बूम आ गया था। अब आप ये समझिए कि किस लेवल का उन्होंने अर्थशास्त्र किया। और जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू की तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि 3% का डाउनफॉल होगा ग्रोथ रेट में, जीडीपी में। और नरेंद्र मोदी ने उनका उपहास उड़ाया था कि हार्ड वर्क वर्सेस हार्वर्ड कहा था। आज उनकी बात सच हुई। ये देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा और इसके साथ साथ हम गुनहगार भी रहेंगे उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में मीटिंग कराई गई जिसमें आरिफ मोहम्मद खान, गोविंदाचार्य, अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी कह रहा, अरविंद केजरीवाल और ये सारे लोग शामिल रहे और इन लोगों ने मीटिंग करके अभ्यस्त करने की कोशिश की सरकार को और वह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की साजिश शुरू हुई वहीं से। उसका खाका तैयार किया गया वहीं से। आज आप देखिए कि आज इस देश के अंदर जब 10 साल का प्रधानमंत्री हो और आज भारत में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक ऊंची चीज की है नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज फिर कि उन्होंने निगम बोध घाट पर जगह देने की बात की। आप सोचिए कि 10 साल का एक प्रधानमंत्री, उसको राजघाट पर जगह नहीं, जो विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है, जिसने देश की डेमोक्रेसी को बचाने का काम किया, किस तरह की चीजें उन्होंने की। आज इस देश के अंदर सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए आरटीआई लाया जिसको नरेंद्र मोदी ने कर दिया और आज उनको राजघाट पर जगह नहीं दी जा रही। ये अभी एक सर्कुलर निकाला है, एक लेटर आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री से। आप ये बताइए, ये स्थिति है। आप देखिए कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं देश के अंदर कि प्रधानमंत्री, अगर अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल के प्रधानमंत्री, 6 साल रहे होंगे टोटल, उनको आप राजघाट में जगह देते, लेकिन मनमोहन सिंह जी को नहीं देते। मनमोहन सिंह जी देश के आर्थिक आधुनिक भारत के को आपको कहिए निर्माण करता है, इस तरीके से उन्होंने निर्माण किया। आज भी ये टीवी इंडस्ट्री आप देख रहे हो, ये भी उन्हीं की नीतियों का ही असर है कि आप जो है आज एंकर के रूप में हमारे सामने और हम आपके सामने हैं, हम बात कर पा रहे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी हुई देश के अंदर, वो 2004 से 14 का वो समय देखिए कि किस तरीके से उन्होंने देश में लगातार परिवर्तन हो रहे, लगातार चीजें हो रही। लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून लाने के बाद तमाम कॉर्पोरेट से ही अडानी और अंबानी जाकर मोदी के साथ मीटिंग करते हैं वाइब्रेंट गुजरात में और कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये भूमि अधिग्रहण को कहते हैं भूमि अधिग्रहण कानून आ रहा है, अरे कोई बात नहीं, आने दो, हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हम भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म करेंगे। और आते ही नरेंद्र मोदी भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म करने की कोशिश। लेकिन ये जो घटना है, ये जो लेटर आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम से कि उनको निगम बोध घाट दिया जाएगा, राजघाट में जगह नहीं दी जाएगी, उनका कोई स्मारक नहीं बनाएंगे, ये बहुत ही निंदनीय है और ऊंची राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, हमें लगता था कि मैं 1 सेकंड आपको रोक रही हूँ, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे जाना होगा। राखी जी मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में। अच्छा ठीक है प्रबल जी। कोई और खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? खेमचंद जी जाते जाते, क्योंकि प्रबल जी को इस चर्चा से जाना था, वो एक सवाल उठाकर गए, उस पर मैं बाद में आऊंगी। सुन पा रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते खेमचंद जी, जाते जाते क्योंकि प्रबल जी को इस चर्चा से जाना था, लेकिन वो एक सवाल उठा के गए। हालांकि मैं नहीं चाह रही थी कि राजनीतिक रूप से कोई ऐसी बात आज इस चर्चा में आती, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि जब प्रधानमंत्री के कार्यकाल का जिक्र होगा, प्रधानमंत्री को लेकर बातचीत होगी, तो जाहिर तौर पर वो कंपैरिजन पे आ ही जाएंगे। एक सवाल उठाकर गए हैं, उनका अंतिम संस्कार होना है, जो जगह उनको राजघाट पे मिलनी थी वो नहीं दी जा रही है, आखिरकार क्यों? इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया
आज मुझे, क्योंकि तमाम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि उनके बिना शायद इस जगह पे भारत आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि में नहीं होता। नमस्कार। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की में नहीं है, मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारी पूरी लीडरशिप, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को अपनी संवेदना व्यक्त करने, श्रद्धांजलि देने, उनके परिवार को अपनी ओर से सहानुभूति देने के लिए गए थे। और वो डिजर्व करते हैं, मान सम्मान डिजर्व करते हैं। पूरा देश नतमस्तक है, हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन नतमस्तक है और उनका सम्मान करता है। मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा, जगह देना ना देना ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है। राजघाट पे कितनी जगह है, किसको जगह दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती और कहाँ जगह दी जाएगी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है। लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो मान सम्मान उनको मिलना चाहिए दिल्ली में, वो मान सम्मान जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। चाहे उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी को मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर साहब को मान सम्मान ना मिले। पूरा मान सम्मान मिलेगा, जहां जगह होगी, जहां उपलब्ध होगी, जहां पॉसिबल होगा, वहां जरूर उनको मान सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अरविंद जी, मैंने आज कहा ना, सबसे पहले मुझे सबकी प्रतिक्रिया, मतलब सवाल तो देखिए बहुत हैं, कई हैं, उनके विषय पर चर्चा हम करेंगे ना, चर्चा चलती चली जाएगी। इतना किया है उन्होंने, इतना दिया है, अर्थव्यवस्था को लेके इतना किया है। हम कहते हैं ना कि राइट टू फूड की बात कर लें, हम मनरेगा की बात कर लें, मतलब इतनी चीजें दे गए हैं कि शायद चर्चा में समय बीत जाएगा, लेकिन चर्चा उन पर जारी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरी चीज, इस चीज को मैं आज इसलिए फोकस करूंगी जो कांग्रेस कह के गई है, ये अधिकार है उनका। यदि ऐसी कोई बात आ रही है, जैसे कि खेमचंद जी कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हैं वो तमाम चीजें, लेकिन अधिकार होता है, इतना तो हमें कहने का अधिकार है। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं शुरू करूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह की, एक बहुत उत्तम प्रधानमंत्री थे और साथ में और उत्तम शिक्षा भी थी उनकी। उन्होंने अपनी शिक्षा को राजनीति में लाने के बाद उसका प्रयोग करा। सबसे पहले उनका पार्ट 1 आता है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे, और दूसरा आता है जब वो प्रधानमंत्री बनाए गए थे। वो एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर भी थे, लेकिन फर्क जानना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जब फर्स्ट टाइम उनको पिक करा गया था फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, तो उनका कैप्टन कौन था, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री चुने गए तो कैप्टन कौन था। उनके दोनों कार्यकालों में मैजिक में डिफरेंस आया, जो बार बार बात कही जा रही है, जो उनकी पहचान पूरे विश्व में बनी, जिस वजह से आज भारत यहां तक पहुंचा। वो फर्स्ट टेन्योर था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड ही वाज एन अनडाउटली और सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने भारत, जो उस समय बहुत कारणों से नीचे गर्त में चला गया था, उसको वहां से उठाया, अपनी नीतियों की वजह से उठाया। और उसके कैप्टन ने एक सामंजस्य बनाया, ऑपोजिशन को साथ लेके चले, और मनमोहन सिंह जी ने जो काम करा उसमें ऑपोजिशन भी इन्वॉल्व थी, यानी कि दोनों ने मिलकर देश की तरक्की करी। लेकिन दिमाग किसका चल रहा था? भारत के वित्त मंत्री का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये उनका सक्सेस है, और इसी के लिए वो जाने जाएंगे और जाने भी जा रहे हैं। लेकिन फिर आता है दूसरा दौर, जब उनको पूरी की पूरी जिम्मेवारी मिली एज अ कैप्टन ऑफ द टीम, लेकिन शायद उनके पास पूरे अधिकार थे नहीं थे। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज अच्छाइयों की बात करने का समय है। मैं दूसरे प्रवक्ता की तरह एक चिन्ह मार्क नहीं देके जाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसमें उनका पहला टर्म संभव निकला, जिसमें आपने गिनाए क्या क्या काम हुए। उसके बाद कुछ ऐसे दाग लगते चले गए। इसमें कैप्टन की भी जिम्मेवारी पूरी होती है, लेकिन वो निष्दाग निकले, ये सबसे अच्छी बात है, यही प्रभु की कृपा है। लेकिन उनके साथ के लोगों पे बहुत दाग लगे, तो ये दुखद है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि उनका एज ए गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, he was successful. He was successful as a finance minister. He was good. He was good as a prime minister of India. So इस वजह से ही शायद देश में उनकी पहचान है, उनका, और वो हम कर रहे हैं।
अब रहा प्रश्न जो राजनीतिक प्रश्न खड़ा करा गया है, उसके बारे में मेरे पास सूचना नहीं है, मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं बोल सकता हूं, इसलिए उस पॉइंट पे मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा और शायद ठीक भी नहीं होगा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के बोलने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा काम जो कर गए, जो बार बार किसी चैनल में, मैं सब में जा रहा हूं सवेरे से, कोई नहीं बोल रहा, जहां मैं बोल कर आया हूं वो ये है कि उन्होंने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रहे थे, इंडिया करेंसी को पाउंड स्टर्लिंग से हटा के यूएसडी से लिंक करा, उसका फायदा आपने देखा आज हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं। आप डिवैल्यूएशन को मत देखिए, उस समय 12-15 रुपए था, वो 21 रुपए चला गया, उसमें इंपोर्ट को अफेक्ट हुआ तो एक्सपोर्ट ने गेन करा। लेकिन यूएस डॉलर से डीलिंग करना, भारत आज जो रुपया बड़ा बनता चला जा रहा है वो भी एक मददगार साबित हुआ है। यही मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहता था। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगे और उस पूरी चर्चा में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अब हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं। स्वामीनाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल आपसे लूंगी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आरपी श्रीवास्तव जी की लूं, उसके बाद आपके पास आती हूं। आरपी श्रीवास्तव जी, मध्यमार्गी मनमोहन, एक लाइन से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। आर्थिक सुधारों के लिए जिनको जाना जाता है, और जो बहुत सारे पॉइंट्स अभी यहाँ हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने भी रखे। सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया एक उनके नेतृत्व पे, उनके जीवन पर, और सबसे ज्यादा उन्होंने जो देश के लिए किया। देखिए, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है और निश्चित रूप से उनको विनम्र श्रद्धांजलि आप दे भी चुकी हैं स्वदेश परिवार की ओर से। और मैं भी कल था, जब वो अंतिम सांस लिए, उस समय मैं था, रात को उन पर जो है चर्चा हुई हमारे यहाँ, और उन्हें उस समय भी स्वदेश परिवार की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। अब मैं बात आता हूँ, आप बोल रहे हैं कि मध्यमार्गी मनमोहन, मध्यमार्गी क्यों उनको कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा 91 का जिक्र किया गया, जब वो वित्त मंत्री बने उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, आर्थिक उदारीकरण की बात आई, उसमें बड़ा विरोध हुआ। कई एक चीज़ों में तो स्वदेशी एक आंदोलन ऐसा हुआ कि उनको बड़ा विरोध का सामना उस समय करना पड़ा। अब तत्कालीन परिस्थितियां थी, उसके विरोध का कारण क्या था? एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब उस समय ये उदारीकरण हो रहा था तो उसके पहले की आर्थिक स्थिति भारत की कैसी थी, उदारीकरण के बाद क्या हुआ? जहाँ तक मुझे याद है, और हमारे बीच में अर्थशास्त्री भी हैं, तमाम लोग हैं, मुझे याद है कि उस 5 साल के टेन्योर में एक ऐसे अर्थशास्त्री को जिसको वित्त मंत्री की कमान दी गई थी, किसी भी चीज का दाम नहीं बढ़ा। शायद मैं जब उस समय बहुत सारी चीजों को अगर आप देखिए तो कोई चीज हो, आप देखिए रेल का भाड़ा नहीं बढ़ा, पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी, तमाम चीजें नहीं बढ़ी, और जबकि देश किस हालत में था। तो लगता है कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने जिस तरह से मैनेज किया, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और एक रास्ता खोला देश के लिए कि पूरे ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरा देश और व्यापार तमाम चीज़ों को लेकर के हम कितना आगे निकल चुके हैं। जब वो 2004 में प्रधानमंत्री बने और जब उनके हाथ में कमान हुई, बात कैप्टन की, आप ये देखिए, उन्होंने बहुत सारे, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत सारे साहसिक फैसले भी लिए, और वो फैसले जैसे परमाणु डील का फैसला था, आप समझिए उस समय सरकार गिर जाती और गिरने की स्थिति में आ गई थी। वामपंथी नेताओं ने सरकार गिराने की पूरी प्रक्रिया कर ली। उस समय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय जो सरकार टिकी रही वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी के समर्थन से रही। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने साहसिक फैसला नहीं, हमेशा तैयार रहते थे कि हम फैसले लेंगे चाहे सरकार रहे या जाए। दूसरी बात है कि गठबंधन की सरकार को 10 साल चलाना मामूली बात नहीं है, जिसको मनमोहन सिंह जी ने एकदम एक तरह से लोगों के साथ सामंजस्य बिठाल के चलाया। ये बात अलग है कि उनके कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी बातें भी आई, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ, और सरकार सत्ता में फिर आज तक वापस नहीं आ पाई कांग्रेस। लेकिन इतना जरूर था कि जिन चीजों को दे गए आज वो एक तरह से मील का पत्थर है। और वहां पर एक चीज और भी देखेंगी, बहुत सारे सुधार जो हुए, जैसे मध्यमार्गी कहने के पीछे एक बात और आती है कि उन्होंने जहां तक प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम किया, दूसरी तरफ जो लिबरलाइजेशन हुआ, तमाम चीजें, लेकिन उन्होंने देश की आम जनता या अंतिम छोर के लोगों का भी बड़ा ख्याल रखा। और उसमें एक चीज और भी थी, आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, अगर हमारे देश के जैसे राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, ये आम लोगों के लिए है, इसलिए मध्यमार्गी हम कहते हैं। ये सारी चीजें, मनरेगा, रोजगार देने की बात है अंतिम छोर। आप देखिए आज भी सरकार
उसी ढर्रे पर चल रही है, हमेशा प्रयास कर रही है कि लोगों तक रोजगार पहुंचे, लोगों को जो है खाना मिले। ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं और हमारा देश तरक्की कर रहा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये देने की बात होगी कि आज मनमोहन सिंह को इस तरह से याद किया जाए कि वो आर्थिक सुधारों के जनक थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, भारत की अर्थव्यवस्था जो हम 5वीं से तीसरी पर जाने की तैयारी में, उसका भी कहीं न कहीं योगदान जो है मनमोहन सिंह का है और आज हम इसीलिए उनको याद करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज वक्त ये नहीं है कि उनको कहाँ जगह दी जाती है। जगह देना न देना दूसरे का काम है, सरकार का काम है। वो कितना उनको मान सम्मान देती है, लेकिन उनको न केवल देश के लोग मान सम्मान दे रहे हैं बल्कि दुनिया में भी उनकी धाक है और उनको लोगों ने जाना। आर्थिक मंदी जिस समय थी, आप समझिए जब हमारी जीडीपी 9% चली जाती है और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि हमारा देश की तरफ तरक्की की राह पर है। तो इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि भारत के आजाद भारत के इतिहास में मनमोहन सिंह एक चैप्टर हैं और वो चैप्टर हमेशा खुला ही रहेगा। बिल्कुल। स्वामीनाथ जायसवाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी, मुझे लगता है कांग्रेस को जहां तक मैं देखूं सबसे ज्यादा नजदीक से जाना, समझा, देखा, उनके नेतृत्व में बहुत सारी चीजें करने को मिली, पहले भी बाद में भी। एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते भी उनकी जो जिम्मेदारियां थी देश को यहां तक ले जाना और आने वाली अर्थव्यवस्था के लिए भी कोई दो राह नहीं है कि एक आर्थिक सुधार जो उनकी वजह से हुआ और उस चीज को आगे ले जाने का सपना जो आगे की सरकार देख रही है, तो पीछे कहते हैं ना कि एक जो फ्रूटफुल रिजल्ट हमको मिले हैं, वो फ्रूटफुल रिजल्ट आगे ले जाने का जो सपना है वो तो करना ही करना है। लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनका जो काम है, बहुत सारी चीजों में अप एंड डाउन उन्होंने खुद भी देखा है, कांग्रेस ने देखा है। बहुत सारे ऐसे आरोप भी आए जो अच्छे नहीं लगते थे सुनने में, लेकिन देखे तो हैं। क्या कहेंगे आज? देखिए, पहले तो उनको आर्थिक सुधार के नायक थे और देश को जो उन्होंने दिशा और दशा दिया है, जो त्याग समर्पण के संपूर्ण सौम्य और सबसे सादगी वाले प्रधानमंत्री कोई था। यानी मौन रहते थे, मौन रहकर चले गए, लेकिन उन्होंने जो दिशा दशा देश को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बोलते कम थे लेकिन किए ज्यादा। जितना भी उन्होंने किया उसके जैसे भी उनको, जिस तरह से उन्होंने गरीबी देखा, अपने माँ पिता को खोते देखा, दादा ने उन्हें पालन पोषण किया, उनका जिस तरह से विभाजित पंजाब में पेशेवर में जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में शरण लेकर जिस तरह से अपने शिक्षा और किस तरह से अनुमूलन किया और विदेश में किस तरह से पढ़ाई किया, उसके बाद प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद गवर्नर बनते हैं और देश के वित्त मंत्री बनते हुए जिस तरह से उन्होंने 1991 में उदारीकरण, लाइसेंस राज का खात्मा किया, यह देश का सबसे बड़ा ताकत बढ़ाने का काम किया, सूचना का अधिकार उन्होंने लाया और मनरेगा जो मील का पत्थर साबित हुआ, जो कोरोना काल में वही मनरेगा के वजह से कितने हमारे असंगठित संगठित मजदूर जो आज मजबूती से अपने परिवार को बचा पाए। और इस तरह का कई उन्होंने उदाहरण पेश किया, आरटीआई का पहचान और शिक्षा का अधिकार दिया और न्यूक्लियर डील 2006 जितना विरोध हुआ, उसके बाद अमेरिका के ओबामा जो राष्ट्रपति थे उन्होंने गुरु माना उनको, और जिस तरह से देश का गौरव बढ़ाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। आज मनमोहन सिंह जी को वही सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान पूर्व के प्रधानमंत्रियों को मिला है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने इतना त्याग और सादगी और ईमानदार, अगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कर रहे थे, पहले भी संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी कहे कि ये संसद भवन में इनके राज्यसभा में अंतिम समय जब वो आए थे कोई वोट देने, तो उसके बाद उन्होंने उनका सम्मान के साथ बात किया। आज जिस तरह से पहले बीती को विसार दीजिए, बीती बात तो बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सारे मंत्रिमंडल, अभी भी मैं श्रद्धांजलि दे के आ रहा था, मेरे साथ शिवराज जी चौहान थे जो कृषि मंत्री, हमारे साथ ही श्रद्धांजलि देने घुसे थे हम दोनों। तो देखिए वह युग पुरुष थे, अर्थव्यवस्था का ताकत जो भारत आज गौरवान्वित हुआ। जहां देखे होंगे 1991 में चंद्रशेखर सिंह के बाद जब हुआ इकोनॉमी का
यानी समझिए इकोनॉमी के सबसे बड़े सफल डॉक्टर थे। जो प्रयोगशाला इन्होंने किया, जो हमारा 46.91 टन सोना विदेश में गिरवी रखकर जब इनको सौंपा गया सत्ता, उसके बाद किस अर्थव्यवस्था किस कगार पे था, जहां पूरा यूरोप डूब गया। हम ना एजुकेशन में कोई ढिलाई किए, न नौकरी में, न व्यवस्था में, न महंगाई किए। हमारा जो सिलसिला था कि आज के उपेक्षा कितना क्या स्थिति था, वहां खड़ा किया मनमोहन सिंह देश को, और देश में एक ताकत अर्थव्यवस्था का दिया, जिसको पूरे विश्व के लोग गुरु मानना शुरू किए कि नहीं जी, एक अर्थशास्त्री जो देश का, भारत का प्रधानमंत्री है, जिन्होंने अर्थव्यवस्था इस तरह से कमर कस ली है कि उन्होंने अपने भारत को कभी झुकने नहीं दिया। आर्थिक सुधार का एक बादशाह थे। आर्थिक सुधार का ताकत जो उन्होंने देकर गया है देश को, यह अलौकिक है। उनके किए गए कामों को प्रेरणा लेना चाहिए, और देश के हर नेता को, चाहे पदाधिकारी को प्रेरणा लेना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी ने जो किया, देश को आगे करके किया और देश के लिए किया, और उनके जिस तरह से त्याग था, तपस्या था, आज हम लोग मनमोहन सिंह को खोए हैं। यह पीड़ा पूरे 145 करोड़ देश के जनता को है कि हम एक अर्थव्यवस्था के नायक को खोए हैं। उनको श्रद्धांजलि तो है, उनका श्रद्धांजलि यही है कि उनके किए गए कामों को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती से, उनके जो लास्ट समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी जब गद्दी संभाले तो उनके पास जाते हैं, सलाह लेते हैं। जिस तरह से उनसे सलाह लिया गया, उसको अपने विचारों को, उनके विचारों को अलाइनमेंट किया जाए, शासन में लागू किया जाए। और दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी की सादगी का सब कायल है। पूरे अभी कई देशों से ट्वीट आ रहा है और बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह एक देश के, भारत देश के एक नायक थे, जो अर्थव्यवस्था के उस कगार में डूबती हुई नैया को जो पार लगाने के लिए एक खेवैया के रूप में जिस तरह से उन्होंने काम किया, आज देश उनको याद करते हुए पूरे देश के लोगों को एक पीड़ा हुआ कि आज हमने देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री खोया है। जो स्वामीनाथ जायसवाल और इसीलिए भी उनका लिखा हुआ पढ़ाया जाता है। ये देश के सबसे बड़ा गौरवान्वित करने वाले एक स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई किए, किस तरह से उन्होंने भोजन गैप अपना कैसे करते थे, किस तरह से उनके दादाजी कुछ पैसा भेजते थे, और किस तरह से पढ़ाई कर कर उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट कर कर जिस तरह से आर्थिक नीति का एक संपूर्ण सादगी के तरह देश को उन्नति और प्रगति करने में एक महा मार्ग देने का काम किया, आज देश उनको याद कर रही है। उनके किए गए कामों को देश के सत्ता में बैठे, विपक्ष में बैठे सारे लोग याद कर रहे हैं, लेकिन याद करने से नहीं, उनके कर्मों को और माननीय मनमोहन सिंह जी को उचित स्थान जिस तरह से, और प्रधानमंत्री जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, चाहे राजीव जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, तो उन्हीं तरह से सम्मान मनमोहन सिंह जी को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है ये किसी को शायद आज समझाने की बात नहीं है कि उनको किस तरह का सम्मान देने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता इस पे कोई टिप्पणी करने की भी जरूरत है, क्योंकि मनमोहन सिंह क्या थे और यादों में वो हमेशा क्या रहेंगे, ये सब अपने स्तर पे बहुत अच्छे से समझते हैं। कहते हैं ना कि देश का मन मौन हो गया, ऐसे ही थोड़ी कहा जा रहा है। देश का मन यदि कहा जा रहा है कि आज देश का मन जो था वो मौन हुआ है, ये अपने आप में एक लाइन उनके लिए बहुत बड़ी है, जिसका विवेचना करने के लिए मुझे लगता है मेरे पास भी शब्द नहीं होंगे। मध्य मार्गी यदि कह लीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, और देश का मन यदि मैं कह रही हूं कि वो मौन हो गया, तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई और शब्द नहीं बचते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। मैं पिंकी जी, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से आप सबसे चाहती हूं कि जल्दी जल्दी से आप लोगों की एक एक बार और बात आ जाए। पिंकी जी, जो बात अभी कह रहे थे स्वामीनाथ जी, ठीक है, उन्होंने जो दिया, उन्होंने जो शुरुआत की, वो जिस तरह से चीजों को लेकर आए, और वर्तमान में जो स्थितियां हैं और जिस इकोनॉमी की तरफ हमें जाना है, आपको क्या लगता है कौन से महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर काम करने की जरूरत है, जो वाकई उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी? प्राची जी, एक ना बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने हमें दिया। उन्होंने जो लिबरलाइजेशन किया, उसके साथ साथ उन्होंने सेंसेक्स में उसके बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दिए, और ये केवल प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ही कारण है कि हम हमारे देश में बहुत ज्यादा बदलाव देखने में आ रहे हैं।
लेकिन क्या होता है कि एक जो ढांचा वो खड़ा करके गए हैं अभी तक ठीक है, एक तरीके से चल रहा है, लेकिन कई जगह पे मैं देखती हूँ कि उन सभी ढांचों में कहीं ना कहीं सेंध लगती जा रही है, जंग लगती जा रही है, जो कि हमारी इस बढ़ती हुई इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक डेंट लगेगा। तो ये जो हमारा एनसीए की वेबसाइट वगैरह है, या हम जो कंप्लायंस वाला पार्ट है हमारा कंपनीज के लिए, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। जीएसटी के जो लॉ है उसको थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाने की जरूरत है। और जो अर्थशास्त्री हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जिस तरह के, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं किसी पार्टी की तरफ बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह से जो बजट आता है आजकल, या जिस तरह से रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, वो रिफॉर्म्स में कहीं पर भी एक्चुअल रिफॉर्म देखने को नहीं मिलता है, और कहीं से भी हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। अब जाके कहीं ऐसा लग रहा है कि हम स्टक हो गए, है ना। तो जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो हमारे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो हम सपना देख के अब तक आगे चल रहे थे, अगर हम इसको और बूस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे फाइनेंस मार्केट में रिफॉर्म्स की और जरूरत है, और जो ये करके गए हैं उनको एटलीस्ट वैसा कर ऐसा चलाया जाए। अंधाधुंध जो इसमें बदलाव लाए जा रहे हैं, चीजें की जा रही हैं, उनसे कुछ भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो नहीं हो रहा है, राखी जी। ये मेरा क्योंकि समय की सीमा में चाहती हूँ इसका जवाब भी आ जाए। और खेमचंद जी, इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगी, सवाल के रूप में इसको ले लीजिए, उनकी बात को पिंकी जी की, या सुझाव के रूप में ले लीजिए, लेकिन एक जो डिमांड आई है इकोनॉमी को आगे और ग्रोथ करने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल का जवाब आप बेहतर इसलिए देंगे क्योंकि सरकार आपकी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको अपने ही कामों के लिए, अपनी नीतियों के लिए, और कहते हैं ना कि कि जब काम करके दिखाना है तो करने की वो जो छवि है उनकी, तो उम्मीदें तो जायज है कि उनसे होंगी। पिंकी जी जानती थी पिछले 10 साल में जो काम हुआ है, जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, उतनी तेजी से अर्थव्यवस्था पहले सालों में शायद नहीं बढ़ी थी, और अच्छे काम और उनके फीडबैक को पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली लेना चाहता हूँ। वो शास्त्री हैं और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी कंस्ट्रक्टिवली, और अभी सभी जगह वो संवाद कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और इनपुट्स ले रही हैं, तो पिंकी जी का भी इनपुट्स वहां जाएगा। और आई एम श्योर उनकी आशा है उनसे जो आने वाला बजट वो खरा उतरेगा। बहुत सारी जो हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश को आगे ले जाएंगे। मैं इसको ये राजनीति नहीं करना चाहता, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बीच में नहीं रहे, और हर बीच नहीं रहता, और देश के प्रधानमंत्री रहे, बातें करनी चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बातें करनी चाहिए। नकारात्मक नेगेटिव बातें राजनीति हम करते रहते हैं, और उसके लिए बहुत समय पड़ा है। इलेक्शन में हम हर दिन वो राजनीति करेंगे। आज आपके टीवी के माध्यम से उन्हें नमन करता हूँ, याद करता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से उनको पुनः श्रद्धांजलि देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें और अपनी चरणों में। अरविंद जी, बहुत जल्दी से एक आपका सुझाव, एक डेवलपमेंट की दृष्टि से क्या एक चीजों को बढ़ाया जाना है, जिस तरह से उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमी के लिए। पिंकी जी ने जो बात बोली, मैं उसको गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काम रुक गया है। हाँ, उसकी पेस बढ़नी चाहिए, अच्छा और होना चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस हो रहा है, लेकिन उसमें अभी भी स्कोप है इंप्रूवमेंट के लिए। जो 91 में शुरू हुआ वो अब और तरीके से इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। शायद जो बाहर से अब चाइना से बिजनेस शिफ्ट हो रहा है वो ईज ऑफ बिजनेस की वजह से ही हो रहा है। एक बात मैं रेटिंग देना चाहूंगा, मनमोहन सिंह जी एज ए गवर्नर, ही वॉज द गुड गवर्नर ऑफ आरबीआई, he was the excellent finance minister of the country, but he was an individual excellent prime minister, but he had a bad team. ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा। ठीक है, सबके आज जो सुझाव है उसका मैं स्वागत करती हूं, और बहुत जल्दी से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, क्योंकि समय हो गया। आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी भी। देखिए, जहां तक उदारवादी नीतियों का सवाल है, हमें लगता है कि मनमोहन सिंह ने जिस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा किया है, हमको लगता है आज देश उस पर आगे जरूर बढ़ रहा है। और जहां तक कई खामियों की बात है, देखिए समय के साथ साथ बाकी चीज़ें विकसित होती हैं, और आज देश इस हालत में आ गया कि आप हम एक मजबूत इकोनॉमी है। जहां तक लोगों के इज ऑफ डूइंग बिजनेस का सवाल है, बिल्कुल प्रयास हो रहा है सरकार की ओर से। लेकिन एक चीज़ और भी है
कि उन सारी चीज़ों के साथ जो उनका जो हमने कहा ना कि मध्य मार्गी उनकी सोच थी, तो समावेशी विकास और साथ साथ जो है देश की तरक्की, ये दोनों होनी चाहिए। हमको लगता है मनमोहन सिंह के लिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। और आज की सरकार भी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है उनको लेकर के, इनको अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि सारे लोग इस बात से संजीदा है और आगे आने वाले समय में उनकी नीतियों का अनुसरण करते रहेंगे। बिल्कुल, चलिए समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्योंकि स्वामीनाथन जी तो पहले ही कह चुके थे कि जो उन्होंने किया है, उनकी नीतियों को, उनकी बातों को, उनके विचारों को, और कहते हैं एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते उन्होंने जितना कुछ दिया है उस चीज को यदि इंप्लीमेंट आगे कराएंगे, ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर से स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि है और जाहिर तौर पर उनको ये याद भी आने वाले समय में किया जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।